बेसिकली पावर शेयरिंग जो है वो सबसे इजी चैप्टर है। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला जो क्वेश्चन रुकेगा यहाँ पे इसमें तुमको मार्क्स फैच करने में दिक्कत होगी, क्योंकि सबसे इजी चैप्टर है। बट जब भी आप ये सोच के चलते हो ना कि ये इजी चैप्टर है, तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इजी चैप्टर तो है, बट दिस विल बिकम अ बेस फॉर अ चैप्टर सेकेंड जो फैटलिज्म है। तो जब भी आप ये सोच के चलोगे कि ये चैप्टर काफ़ी ईजी है, तो वहाँ पे आपका थ्रेड परसेप्शन कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? थ्रेड परसेप्शन। अब थ्रेड परसेप्शन क्या होता है? थ्रेड परसेप्शन मतलब कि आप किसी भी पार्क में वॉक कर रहे हो, और जब आप पार्क में वॉक कर रहे हो तो आपको ये डर नहीं है कि यहाँ से कोई लॉयन या टाइगर आ जाएगा। बट व्हेन यू वॉकिंग इन द जंगल देन डेफिनेटली यू हैव सम काइंड ऑफ अ कॉन्शियसनेस कि यहाँ पे कोई भी जानवर आ सकता है। तो वहाँ पे आप ज़्यादा सतर्क होकर चलोगे। तो आपको इस वाले चैप्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है। चैप्टर भी छोटा है, क्रिप्स पॉइंट है, और आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। तो बेसिकली हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। इसके बाद में हम एक रिवीजन सीरीज भी कर लेंगे। तो माय नेम इज़ निखिल शर्मा एंड निखिल राजकुमार रावत ऑल्सो, एंड वेलकम ऑन द एडुफाई GS, एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पावर शेयरिंग। बेसिकली जब मैं पावर शेयरिंग की बात करूँगा तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, व्हाट इज़ द पावर शेयरिंग। आपने एक डायलॉग बहुत सुना होगा, शेयरिंग इज़ केयरिंग। बचपन में जब भी आप कोई भी चीज़ खरीद के लाते थे या कोई भी ईटिंग स्टफ़ खरीद के लाते थे, देन योर पेरेंट्स यूज टू से दैट कि आप इस चीज़ को शेयर करो। किसके साथ शेयर करो? अपने सिबलिंग्स के साथ में शेयर करो। अब शेयर करने का मतलब क्या है? आप शेयर करके ऐसा कौन सा काम कर रहे हो? जैसे आपने कोई भी चीज़ परचेज़ की, आपने चॉकलेट परचेज़ की, या फिर आपने कोई भी हेल्दी चीज़ परचेज़ की, आपने कोई भी खिलौना परचेज़ किया, तो यू आर गेटिंग हैप्पी विद दैट, क्योंकि वेन एवर यू आर परचेजिंग समथिंग न्यू देन यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ अ हैप्पीनेस इन योर माइंड। तो जब आप उस चीज़ को शेयर करोगे, तो वो जो चीज़ जब आप शेयर कर रहे हो, तो वो सामने वाले पर्सन को भी खुशी मिलेगी, है ना, कि आपने उसके साथ में वो चीज़ शेयर की। उसी तरीके से एक कंट्री में ना अलग अलग ग्रुप होते हैं। एक लैंग्वेज के बेस पे आप ग्रुप बना सकते हो कि ये इंग्लिश बोलता है, ये हिंदी बोलता है। एक आप रिलीजन के बेस पे भी ग्रुप बना सकते हो कि ये इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, सॉरी ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये उस धर्म से आता है। अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करोगे, और पावर जो है वो एक ग्रुप के साइड में ज़्यादा है, तो वो ग्रुप ज़्यादा डेवलप करेगा। पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइट्स एंड राइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट। तो अगर 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप को आपने पावर दी, दूसरे ग्रुप को आपने पावर नहीं दी, तो जो दूसरे वो वाला ग्रुप है, वो जो ग्रुप है वो सिंपली डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो इतनी सी बात है, उससे ज़्यादा आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जब आप इस चैप्टर को आगे पढ़ोगे तो आपको समझना पड़ेगा इसका ओवरव्यू। इससे ज़्यादा कोई भी इसमें टॉपिक नहीं है। सबसे पहले आप बेल्जियम के बारे में रीड करोगे और श्रीलंका के बारे में रीड करोगे। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इंडिया के बारे में क्यों नहीं, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में? क्योंकि दोनों की कंडीशन क्या है, दोनों में मल्टीपल लैंग्वेज ग्रुप हैं, एथनिसिटी भी डिफरेंट है। तो सिंपली और सिंपली यहाँ पे एक बेल्जियम है, वो डाइवर्सिटी को अच्छे से डील करेगा, ये अच्छे से डील नहीं कर पाएगा। दूसरा फिर आप पढ़ोगे मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। ये मेजोरिटेरिज्म का मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री अपनी मेजर पॉपुलेशन को, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है, उसके पक्ष में पॉलिसीज़ बनाना शुरू करती है, तो आप उसको क्या बोलोगे? मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। जब श्रीलंका इस चीज़ को फॉलो करेगा तो सिविल वॉर होगी, और बेल्जियम में राम राज्य प्रजासुखी होगी, दूध दहेगी, नदियाँ बहना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में जो थर्ड टॉपिक है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। मतलब मल्टीपल लैंग्वेज ग्रुप हैं बेल्जियम में, तो बेल्जियम ने उस चीज़ को किस तरीके से अकोमोडेट किया, आप ये पढ़ने वाले हो। उसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द डिजायरेबल। डिजायरेबल का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? डिजायरेबल का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आपको ये करना ही क्यों है, आपकी इच्छा ही क्यों है। जब पावर शेयरिंग है तो आपको करना ही क्यों है ना, क्यों इसकी इच्छा है। उसके बाद में आप रीड करोगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इससे ज़्यादा चैप्टर में कुछ नहीं है। कुछ माइनर टॉपिक भी हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उससे एग्जाम में कुछ आता नहीं है। दिस इज ओनली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं बात करूँ किसकी, सिंपली और सिंपली बेल्जियम की, तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि बेल्जियम एक कंट्री है। कहाँ पे है ये कंट्री बेटा? ये कंट्री है आपके यूरोप में। बहुत छोटी सी कंट्री है। अब छोटी सी कंट्री का मतलब क्या है? ओनली अ 1 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। जस्ट इमेजिन वी हैव अ 131 करोड़ एंड दे आर ओनली द 1 करोड़। अब जो बेल्जियम है उसका जो बॉर्डर शेयर हो रहा है वो फ्रांस के साथ शेयर हो रहा है, नीदरलैंड के साथ शेयर हो रहा है, जर्मनी के साथ शेयर हो रहा है, और लग्जमबर्ग के साथ में शेयर होता है। अब मैं इसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा। आप इस वाले फिगर को देखिए, ये बेल्जियम का मैप है मोटा मोटा। अब जो आप ये जो पार्ट देख रहे हो रेड वाला, दिस इज पार्ट फर्स्ट, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द बेलोनिया रीजन ए बेलोन रीजन। बेलोनिया या बेलोन रीजन में आपको एक खास लैंग्वेज के लोगों का नंबर ज़्यादा देखने को मिलेगा। दैट्स इज द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स।
अब जब यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होंगे तो यहाँ पे आपको फ्रेंच देखने को मिल जाएगा, फ्रांस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब व्हेन यू विल सी द येलो पार्ट दैट्स कॉल्ड द फ्लेमिश रीजन, दिस इज द डच स्पीकिंग। ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये कौन सी लैंग्वेज बोलता है बेटा, डच लैंग्वेज बोलता है। अब आपको पता है कि व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, तो वहाँ पे आपको एक ऐसा पर्सन देखने को मिला हु कैन स्पीक इन इंग्लिश और हु कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो। तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आप उससे ईजिली अच्छे तरीके से बात कर सकते हो। बट वहीं पे आपको एक ऐसा पर्सन मिलता है जो पर्शियन बोलता है, तो आप उस चीज़ से बात नहीं कर सकते, आप उस पर्सन से बात नहीं कर सकते। तो ये जो पोर्शन है दैट्स कॉल्ड द फ्लेमिश रीजन, और फ्लेमिश रीजन में डच मेजोरिटी के लोग रहते हैं। जब आप इस वाले पार्ट को देखो, ये पूरे के पूरे बेल्जियम की राजधानी है, दैट्स कॉल्ड द ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में आपको एक अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। पूरी कंट्री में तो जो फ्रेंच पीपल्स हैं उनका नंबर क्या है बेटा, कम है डच से। बट जब मैं बात करूँगा इस वाले पोर्शन की, तो इस रीजन में जो फ्रेंच पीपल हैं उनका नंबर ज़्यादा है, किससे, डच से। तो ये वाली अगर आपने स्लाइड रीड कर ली तो डेफिनेटली आपका 70% चैप्टर कंप्लीट हो गया। 70 भी अगर मैं ना बोलूँ तो वी कैन से 65% चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेल्जियम। अब जब हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं तो बेल्जियम के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे ये 4 कंट्रीज़ हैं और MCQs में भी ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सारी स्लाइड्स में डाली है। इसके बाद में हम रिवीजन सीरीज़ भी शुरू करेंगे, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो जो भी फैक्ट हैं वो फैक्ट आपको रिवाइज करने, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर लो और बैठ के फ्री टाइम में देखते रहो। जैसे आप सोने जा रहे हो तो सोने से पहले देख लो। आपने एक बार लेक्चर देख लिया, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बार देखो, उसके बाद में आप ना बैठ के इनको डाउनलोड कर लो। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोलूँ नहीं मेरा लेक्चर 10 बार देखो, मेरा बहुत टाइम इंक्रीज होगा, नो नीड, 2 टाइम्स इज़ इनफ। उसके बाद में आप सीधे बैठ के इन स्लाइड्स को डाउनलोड कर लो। अगर आपको किसी स्लाइड में कोई दिक्कत आ रही है तो आप पर्टिकुलर उसी टाइम पे जाकर उसको देख सकते हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टाइम बढ़ाने का कोई भी शौक नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि इंडियन कंट्रीज के साथ में इसका बॉर्डर शेयर होता है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के आसपास है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। जो पिक मैंने आपको बताया था कि जो फ्लेमिश रीजन है, कौन सा वाला रीजन है बेटा, फ्लेमिश रीजन है। फ्लेमिश रीजन में 59% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। जो येलो वाला रीजन मैंने आपको दिखाया था, दिस वन कॉल्ड द फ्लेमिश रीजन। यहाँ पे कौन रह रहे हैं बेटा, डच स्पीकिंग लोग रह रहे हैं। इसके बाद में जो मैंने आपको दिखाया था दैट्स कॉल्ड द वलोनिया रीजन या वलोन रीजन, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहेंगे। तो सिंपली और सिंपली मैंने आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बताई, एक तो डच स्पीकिंग लोग हैं और बेलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं। लास्ट में बचे 1% जर्मन स्पीकिंग पीपल। अब सर आपने जर्मन स्पीकिंग तो बताया नहीं था। जर्मन स्पीकिंग पीपल बेटा ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये जो मेरा कर्सर चल रहा है देखिए इस वाले पार्ट में, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये जर्मन स्पीकिंग पीपल है। तो यहाँ पे आपको इतनी चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे मल्टीपल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। कौन सी डाइवर्सिटी है बेटा, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। व्हाट इज द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मीनिंग बहुत क्लियर सा होता है। क्लियर क्या होता है कि सिंपली एक एरिया में लोग ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी शायद पेरू में और सेकंड नंबर पर इंडिया में आती है, बिकॉज राइट नाउ वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो आपके कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखी हुई हैं, वो भी 8th शेड्यूल में, और उसके बाद में 200 प्लस क्या है लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे इसके बारे में तो बताया कि पूरी कंट्री का जो कंपोजिशन है वो किस तरीके का है। राइट नाउ आई विल टॉकिंग अबाउट के जो ये पार्ट है ब्रुसेल्स वाला, इसमें 80% तो फ्रेंच पीपल रहते हैं, 20% डच पीपल रहते हैं। यानी आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि पूरी की पूरी कंट्री में तो डच स्पीकिंग पीपल्स मेजॉरिटी में है, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कैपिटल सिटी विच इज़ द ब्रुसेल्स, तो वहाँ पे फ्रेंच पीपल मेजॉरिटी में है। देन यू कैन आई आस्क वन क्वेश्चन कि कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो आपकी कैपिटल्स में रहेगी जो पावरफुल है, क्योंकि कैपिटल सिटी में रियल एस्टेट का भी दाम ज़्यादा है, महंगाई भी हमेशा ज़्यादा होगी। तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो कि सर बिकॉज ऑफ फ्रेंच पीपल ब्रुसेल में ज़्यादा, इसलिए ये लोग ज़्यादा पावरफुल हैं इफ़ आई कंपेयर विथ डच स्पीकिंग। जब फ्रेंच पीपल ज़्यादा पावरफुल हैं तो डच लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको सामने वाले की पावर, आपको सामने वाले का पैसा पसंद नहीं आता। तो इसी वजह से बेल्जियम में थोड़ी बहुत लड़ाई दंगे, थोड़ा बहुत टेंशन इंक्रीज होगा, जिसके साथ में ये लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे। अब कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, कॉन्फ्लिक्ट जब आता है कि जब आपका पड़ोसी कार लेके आ जाए और आपके पास वो गाड़ी ना हो, तो आप सीधे गाड़ी खरीदने जाएंगे, यहाँ पर आप लड़ाई करेंगे। फ्रेंच कम्युनिटी रिच और पावरफुल है, और डच पीपल फेल्ट
नेगलेक्टेड। डच पीपल्स को लगा कि सरकार तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही भाई, ख़त्म है सरकार, क्योंकि हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्योंकि कम्युनिटी खुद तो डेवलप करती है, पर गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है, उसमें से भी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को। यू कैंट इमेजिन, माइनॉरिटीज़ का बजट हमारे एजुकेशन बजट के आसपास ही रहता है। जितना हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं उतना माइनॉरिटी पे खर्च करते हैं। तो फ्रेंच पीपल रिच और पावरफुल थे, ये लोग नेगलेक्टेड फील कर रहे थे। तो 1950 से लेकर 60 तक लगातार टेंशन रही और कॉन्फ्लिक्ट मोर इंटेंस इन ब्रसल्स। ब्रसल्स में ज़्यादा हाहाकार होने लगा। क्यों? क्योंकि ब्रसल्स में ज़्यादातर जर्मन पीपल थे, सॉरी फ्रेंच पीपल्स थे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। बस आपको इतना सा जस्ट याद रखना है कि ब्रसल्स में तो कौन, फ्रेंच पीपल वो है नंबर में ज़्यादा, पूरी सी कंट्री में डच पीपल हैं, फ्रेंच पीपल पावरफुल हैं, डच लोगों को पसंद नहीं आया। तो अब की प्रॉब्लम क्या है, बेल्जियम की प्रॉब्लम्स क्या है। अब बेल्जियम की सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि मेजॉरिटी में तो आपके डच पीपल हैं, बट माइनॉरिटी क्या है ब्रसल्स में। तो मेजॉरिटी एट द कंट्री लेवल, मेजॉरिटी इज नॉट अ कैपिटल लेवल, यानी कैपिटल और कंट्री का जो कंपोजिशन है वो क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंट है काफ़ी। तो स्पेशल पॉलिटिकल चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। चैलेंजेस वही हैं कि आपको एक ऐसा अरेंजमेंट बैठाना है जहाँ पे किसी भी ग्रुप को ये ना लगे कि वो प्रॉब्लम में है या उसको ज़्यादा राइट नहीं मिल रहे। फॉर एग्जांपल, किसी भी पेरेंट्स के 4 या 5 बच्चे होते हैं, तो जब सारे बच्चे एक साथ खाना खाते हैं तो उनको जो ब्रेड मिलता है, जो रोटी मिलती है, वो इक्वली पार्ट में डिवाइडेड मिलती है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा सिस्टम बैठाना है कि गवर्नमेंट पेरेंट है और किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि उसके साथ में गलत हो रहा है, और वो गलत होगा तो वो रोना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेल्जियम की कहानी शुरू हुई। अब हम बात करेंगे किसकी, श्रीलंका की। श्रीलंका को समझने से पहले आप इस वाली पिक को देखो कि व्हाट इज़ द श्रीलंका। उसके बाद में ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई। देखिए ये है श्रीलंका, ठीक है, ये आपका इंडिया है, ये राम सेतु है। बेसिकली इसको पहले एडम्स ब्रिज बोला जाता था, फिर इसको राम सेतु बोला गया। और ऐसी मल्टीपल थ्योरीज हैं, नासा ने भी इस पर रिसर्च किया है कि इस सेतु को, इस चीज़ को बनाने में ह्यूमंस का हाथ है। तो यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो रीजन है पूरा का पूरा क्या है, श्रीलंका। तो वी कैन से दैट श्रीलंका इज द आइलैंड नेशन। अब आइलैंड का डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा लैंड मास जो पूरी तरीके से किससे घिरा होता है, वाटर बॉडी से घिरा रहता है, और इसकी सराउंडिंग में आपको सराउंडिंग में आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट श्रीलंका। अगर आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को और अच्छे से समझना है तो आप इस मूवी को देख सकते हो, दैट्स कॉल्ड द मद्रास कैफे, स्टार्टेड बाय द जॉन अब्राहम एंड नरगिस फाकरी। बहुत अच्छे से इसमें श्रीलंका कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, क्योंकि श्रीलंकन कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ईजिली इन्वॉल्व थी, और हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनका असैसिनेशन भी इसी वजह से किया गया था। वी कोई कॉल दैट। तो दिस इज़ क्वाइट इंटेंस टॉपिक है ना। इसके ऊपर आप एक और चीज़ को देख सकते हो, एक बहुत अच्छी सीरीज़ है प्रधानमंत्री, जो आपको स्टार न्यूज़ पे देखने को मिलेगी। आपको स्टार न्यूज़ की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी उसको देखने के लिए। उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, बट उस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया गया है ना। तो अब हम श्रीलंका की बात करेंगे। आपको ये मूवी मस्ट देखनी चाहिए। आई थिंक जियो हॉटस्टार पे ये मूवी अवेलेबल है। तो जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये जो प्रॉब्लम थी कितनी इंटेंस थी, ठीक है। श्रीलंका इज़ द आइलैंड नेशन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, तमिलनाडु के पास में। ये मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से दिखा दिया है। और इसकी जो पॉपुलेशन है दिस इज 2 करोड़। तो यानी बेल्जियम की 1 करोड़ थी, श्रीलंका की 2 करोड़ है। तो उससे ज़्यादा हमको इसके बारे में कुछ रीड नहीं करना। देखिए फैक्चुअल चीज़ें याद करने का तरीका ये नहीं होता आप हिल हिल के इसको मुँह याद करो 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, नहीं। आपको केवल इन चीज़ों को बार बार देखना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो। आपको लगातार कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे करना पड़ेगा कि पहले आपको बेल्जियम के बारे में पता है, बेल्जियम की आपने एक फ़ाइल बनाई, दूसरी फाइल अब आप श्रीलंका की बना लो। उस फाइल में आप इन्फॉर्मेशन को क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे। तो बेसिकली कि तमिलनाडु के पास में तो यहाँ पे तमिल पीपल रहेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझने का ट्राई करना, 74% कौन है, सिंहाला स्पीकर है, 80% तमिल स्पीकर्स हैं। वहाँ पे कितना रेशियो था, 59 वहाँ पे डच थे और 40% फ्रेंच थे। तो इसका मतलब यहाँ पे कि जो सिंहाला पीपल है उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है। वहाँ पे क्या था, बेसिकली 90% का डिफरेंस था, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। तो तमिलनाडु जो तमिल ग्रुप है वो कहता है श्रीलंकन तमिल थे, उसमें से 13% कौन थे, श्रीलंकन तमिल, और इंडियन तमिल थे कौन, बचे हुए परसेंटेज। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ कि श्रीलंकन तमिल कौन थे। श्रीलंकन तमिल वो थे, आई थिंक चोल पीरियड में बहुत सारे तमिल पीपल जो थे वो इंडिया से तमिलनाडु में, सॉरी श्रीलंका में शिफ्ट हो गए थे।
तो ये यहाँ के नेटिव पीपल हैं, ये वहाँ पे हज़ारों साल से रह रहे हैं। बट जो इंडियन तमिल्स थे, ये वो तमिल्स थे जो ब्रिटिश पीरियड में या कॉलोनियल पीरियड में इंडिया से वहाँ पे प्लांटेशन ग्रुप्स में काम करने के लिए लेके गए थे। तो यहाँ पे आई कैन से दिस इज़ द ओल्ड ग्रुप जो वहाँ पे हज़ारों साल से रह रहा है, दिस इज़ द न्यू ग्रुप जो वहाँ पे अभी अभी रह रहा है। तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा श्रीलंका का क्या है, एथनिक कंपोजिशन है। अब बेल्जियम में भी लैंग्वेज को प्रॉब्लम आ रही थी और यहाँ पे भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जो मैंने वर्ड यूज़ किया ना सिंहाला, सिंहाला इज ऑल्सो अ लैंग्वेज बेटा। क्योंकि लैंग्वेज जब होती है ना तो लैंग्वेज आपके अंदर एक कॉमननेस लाती है। क्योंकि मैंने आपसे कुछ बोला, आपको समझ में आ गया, दूसरा को बंदे को समझ में नहीं आया तो उसको ऑकवर्ड फील होगा, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका। अब जो सिंहालाज पीपल हैं वो किसको फॉलो करते हैं, वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, मोस्टली बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि 100% मोस्टली। और तमिल पीपल्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, बचे हुए 7% क्रिश्चियंस हैं। क्रिश्चियंस को अगर आप एक अलग कोने में निकाल दो तो इनकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट एक हंसी की बात बताऊँ, जब आप उस मूवी को देखोगे मद्रास कैफ़े में, तो आपको वहाँ पे क्रिश्चियंस का भी रोल देखने को मिलेगा। बेसिकली किताब में इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया है। तो सिंहालाज आर बुद्धिस्ट एंड तमिल्स आर हिंदू एंड मुस्लिम। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज का तो एंगल था, एक रिलीजन का भी एंगल है। यानी जब आपका एक कॉमन रिलीजन होता है तो आपके कॉमन कस्टम होते हैं। सारे हिंदू दिवाली मनाते हैं, सारे मुस्लिम्स ईद मनाते हैं। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि रिलीजन इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ द कॉमननेस। तो सिंपली और सिंपली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, दोनों के बीच में पंगा शुरू होगा। और जिस तरीके से बेल्जियम ने चीज़ों को हैंडल किया उस तरीके से श्रीलंका हैंडल नहीं कर पाएगा और वहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द श्रीलंका। अब श्रीलंका को समझने से पहले आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि सिंहाला में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। दोस्तों सिंहाला पीपल्स है ना, ये मेजॉरिटी में है और डोमिनेटेड है। डोमिनेटेड का मतलब क्या है, दे ऑलवेज ट्राई टू इन्फोर्स देयर राइट ओवर द माइनॉरिटीज। डोमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने इंटरेस्ट और राइट को किसी के ऊपर रखते हो। आपने ग्रुप में भी देखा होगा, कुछ फ्रेंड ऐसे होते हैं जो डोमिनेटेड होते हैं, जो अपनी बात को हमेशा मनवा लेते हैं। ग्रुप में डिस्कशन हुआ कि आज ढाबे पे चाय पीने चल रहे हैं, दूसरा बोला नहीं आज तो ना राइड पे चलते हैं। 4 लोग बोले चाय पीने जाएंगे, 5वां बोला नहीं राइड पे जाएंगे। तो वो डोमिनेटेड पर्सन अपनी बात मनवा लेगा। तो यहाँ पे जो सिंहाला है वो क्या है, डोमिनेटेड रहेगी। डोमिनेटेड जब रहेगी तो उसको गवर्नमेंट का भी क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो पॉलिसीज फेवर्ड इन द सिंहाला लैंग्वेज और रिजल्ट क्या हुआ, तमिल डिससेटिस्फैक्शन एंड सिविल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे ही कंट्री आज़ाद होगी वैसे ही श्रीलंकन गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग पॉलिसी इन द फेवर ऑफ ऑल पीपल्स, नॉट ऑल पीपल्स बट इन द फेवर्स ऑफ सिंहालाज। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट फेवरिंग वन ग्रुप तो वहाँ पे जो दूसरा ग्रुप है वो डिससेटिस्फाई होगा। शायद गवर्नमेंट को ये लगा था कि तमिल्स आर इन लेस इन नंबर, बट इनको एक चीज़ नहीं पता थी बेटा। एक बहुत फेमस बुक है जिसको वॉर टैक्टिक्स के ऊपर लिखा हुआ है। अगर एक बड़ी आर्मी छोटी आर्मी से फाइट करती है तो छोटी आर्मी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 11% होती है। बट वो छोटी आर्मी गोरिल्ला वॉरफेयर से बात करे, गोरिल्ला वॉरफेयर से लड़ाई करे तो वहाँ पे उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 38% हो जाती है। अब गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, तमिल पीपल्स पहले तो अपनी डिमांड रखेंगे। डिमांड जब पूरी नहीं होगी तो वो अपना एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देगा। दैट्स कॉल्ड द लिट्टे। अब ये लोग सीधे लड़ाई नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, जाएंगे अटैक करेंगे, आर्मी को समझ में आएगा और भाग जाएंगे। दैट्स कॉल्ड द गोरिल्ला वॉरफेयर। देखिए मैं आपको पहले से एक ओवरव्यू दे देता हूँ तो आपके लिए इस चैप्टर न्यू ना रहे, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि गोरिल्ला वॉरफेयर से लड़ाई होगी और यहाँ पे एक लंबे टाइम तक सिविल वॉर चलेगी। ऐसे भी केसेस आए थे जहाँ पे जो श्रीलंकन आर्मी थी उन्होंने तमिल पीपल्स को परसिक्यूट किया, फीमेल्स को रेप किया। तो ये काफ़ी ब्रूटल होने वाला है ना। तो इसको जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे मैंने कंपेरिजन चार्ट बनाया, आपने इसको समझ लिया तो आपके बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी। बेल्जियम में पावर शेयर हुआ है, यहाँ पे पावर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है इन हैंड ऑफ सिंहालाज। पीसफुल सॉल्यूशन निकला, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ। जब वही पावर शेयरिंग हुआ तो सब शांति से बैठेंगे, राम राज्य प्रजा सुखी हो जाएगी। यहाँ पे हॉकी वालों का इंतजाम किया जाएगा, बैलेंस सिस्टम रहेगा और यहाँ पे मेजोरिटेरियन रूल रहेगा। मेजोरिटेरियन रूल की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा रूल जो मेजोरिटी के थ्रू बनाया जाएगा, मेजोरिटी उस पर क्या करेगी, रूल करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेल्जियम एंड द श्रीलंकन कॉन्फ्लिक्ट। चलिए अब बात करते हैं क्या, व्हाट कुड हैव हैपेंड, क्या हो सकता था। जो बेल्जियम है बेटा, पॉसिबल पार्टीशन,
कॉन्फ्लिक्ट ओवर ब्रुसेल्स। श्रीलंका में क्या है, मेजॉरिटी डोमिनेशन है और सिविल वॉर है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती थी, क्या क्या हो सकता था कि बेल्जियम में पार्टीशन हो सकता था, क्योंकि जब मैं आपको बेल्जियम का मैप दिखाऊंगा तो आपको एक समझ में आएगा कि हम बीच में बहुत ईजीली एक बॉर्डर बना सकते थे। यहाँ से मैं शुरू करता बॉर्डर बनाना और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक बॉर्डर बना सकता था। बेल्जियम में कमा 2 कंट्रीज, ये डच डोमिनेटेड, ये फ्रेंच डोमिनेटेड, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पे इनकी ज़िंदगी सही तरीके से चलने लगी। बट दूसरी चीज़ आपको एक और समझनी पड़ेगी कि बेल्जियम में तो ये हो सकता था, बट श्रीलंका में क्या हुआ, मेजॉरिटी डोमिनेशन हुआ और सिविल वॉर हुई। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द थिंग्स। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। इन सारी स्लाइड्स का कंक्लूजन क्या है, पावर शेयरिंग नेसेसरी है, यू कांट प्रिवेंट पावर शेयरिंग। अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट लास्ट में सिविल वॉर में बदल सकता है। सिविल वॉर क्या होता है, आपने एवेंजर्स की सिविल वॉर देखी होगी, वहाँ पे एक कंट्री के लोग ही आपस में फाइट करने लगते हैं, है ना। उसके बाद में क्या होता है, अगर आप पावर शेयरिंग करोगे तो एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करेगा, मेंटेन यूनिटी करेगा और प्रमोट इक्वलिटी करेगा। ये 3 चीज़ें हैं जो आपस में होंगी, यानी पावर शेयरिंग से कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट से यूनिटी मेंटेन होगी और प्रमोट क्या होगी, इक्वलिटी होगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट। ये लास्ट वाला जो पॉइंट है वो शायद यहाँ से रह गया है, दिस इज ऑल अबाउट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आई होप। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब आएंगे मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ें समझ में आएगी, श्रीलंका में पंगा क्या चल रहा है। श्रीलंका को समझने से पहले आप इस मैप को और समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे जो आपको येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज द येलो वन, दिस इज द सिंहाला डोमिनेटेड पार्ट। ये वो पार्ट है जहाँ पे आपको सिंहाली पीपल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट, यहाँ पे कौन रहना है बेटा, सिंहाला रहना है। और जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कौन है, इंडियन तमिल्स हैं। और जो ये वाला पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडियन तमिल। तो इस तरीके की कंपोजिशन है। आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये प्रोबेबली किससे कनेक्टेड है बेटा, इंडियन तमिल से कनेक्टेड है। जैसे मैं बात करूँ कौन सा पार्ट बेटा, दिस इज़ द नॉर्थ पार्ट एंड थोड़ा बहुत वेस्टर्न पार्ट। ये जो पार्ट है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन किस में है, तमिल्स में कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस वाले एरिया में तमिल्स का डोमिनेशन हो जाएगा और सिंहाला वाले एरिया में सिंहाला का डोमिनेशन हो जाएगा। अब जो सिंहाला पॉपुलेशन है वो तो तमिल एरिया को कैप्चर करने का ट्राई करेगी और तमिल पॉपुलेशन अपने आप को डिफेंड करने का ट्राई करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाएगी, वहाँ की आर्मी को पहुंचाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट। जब आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो अब मुझे नहीं लगता कि मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका समझने में आपको कोई भी दिक्कत होगी। बेसिकली where is the slide is here, 1 second, okay। तो इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का जब इंडिपेंडेंस हुआ तो वो हमसे 1 साल बाद हुआ था, तो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं होता। श्रीलंका बिकम इंडिपेंडेंस 1948, हमसे 1 साल बाद ये इंडिपेंडेंस हुआ था। इसका मतलब क्या है, तो हमारे बराबर डेवलप भी होना चाहिए, बट हमारे बराबर डेवलप क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि इसने इक्वलिटी को फॉलो नहीं किया। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस ने हमको क्या दिया था, राइट दिया था, इसने हमको अपने लोगों को राइट नहीं दिया, इसलिए क्या रही, प्रॉब्लम रही। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जहाँ पे आप पावर शेयरिंग नहीं करोगे वहाँ पे आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है। और दिक्कत क्या होगी, सिविल वॉर होगी, जहाँ पे आपको बहुत सारा रिसोर्सेज क्या होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। सिंहाला लीडर वांटेड डोमिनेट, जैसे ही आज़ाद हुए थे उन्होंने इक्वलिटी की बात बिल्कुल नहीं की। इन्होंने क्या किया कि भाई सिंहाला पीपल्स को डोमिनेट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहला बताया था। तो उन्होंने किसको फॉलो किया, इन्होंने किया मेजोरिटेरिज्म या मेजोरिटी रूल्स को। रूल्स बाय था मेजॉरिटी इग्नोरिंग माइनॉरिटी राइट्स, कि भाई माइनॉरिटी कुछ नहीं है, जो इस वाले पार्ट में पार्ट 1 में तमिल रह रहे हैं, पार्ट 2 में तमिल रह रहे हैं, दे आर आ सबड्यूड पीपल्स, ये दोयम दर्जे के नागरिक माने गए वहाँ पे। अगर ये स्टार्टिंग से एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जहाँ पे तमिल पीपल भी शामिल होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। जस्ट टेल मी वन थिंग, एक पर्सन तमिल है, एक पर्सन सिंहाला है, तमिल भी वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, सिंहालाज भी टैक्स पे कर रहे हैं, देन हाउ कैन यू गिव अ एक्स्ट्रा राइट टू अ वन पर्सन। भाई दोनों 100 रुपये दे रहे हैं, टैक्स फिल कर रहे हैं, तो आप कैसे एक पर्सन को ज़्यादा राइट दे सकते हो। दिस इज द अंडर कैलकुलेशन और नॉन कॉमन सेंस ऑफ द श्रीलंकन अथॉरिटी। इसका इनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी 1948 से लेकर और 2009 तक लगातार श्रीलंका में ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। सोचो 2009 तक हमने कितना अचीव कर लिया था
और ये लोग लगातार लड़ाई में फंसे रहे। ठीक है, सिंहाला कम्युनिटी यूज मेजॉरिटी पावर्स और फोकस ऑन द सिंहाला सुप्रीमेसी। सिंहाला सुप्रीमेसी क्या है? सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम चाहिए तो आपको सिंहाला लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब आपको पता है, जैसे मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है और मैं आज़ादी से पहले होता है, पहले मुझे लैटिन भाषा सीखनी पड़ती है। इसका मतलब जो पर्सन ऑलरेडी सिंहाला लैंग्वेज को सीख चुका है उसके पास में एक एज होगा, उसको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, फिर आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट में हर जगह पे प्रायोरिटी किसको दी जाने लगी? सिंहाला पीपल्स को दी जाने लगी। तो दिस इज कॉल्ड द मेजोरिटेरियन रूल ऑफ द श्रीलंका। अब ये चीज़ें और ज़्यादा हाथ से निकलने लगी। कब निकलने लग गई? जब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आई कि इन्होंने क्या किया, सीधे सीधे सिंहाला ओनली एक्ट 1956 पास कर दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, याद कर लेना, एमसीक्यू में आएगा, आप कहीं पे भी कोट कर सकते हो। ये सिंहाला हैं, ये तमिल है, किस तरीके से अलग खड़े हुए हैं देखो। तो सिंहाला डिक्लेयर ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, जो मैंने आपको पहले बताया था, तमिल लैंग्वेज इग्नोर्ड। नो वंस लाइक दैट। इंडिया में देखो कितनी सुंदरता है, 22 लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो आप। हर स्टेट की अपनी अलग लैंग्वेज है। देखो इन यूपी में हम कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं हिंदी, और तमिलनाडु में इंग्लिश प्लस तमिल। तो दिस इज़ द ब्यूटी। आपकी थर्ड लैंग्वेज होती थी ना, अभी सीबीएसई ने हटा दी, इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज बना दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट। रिजल्ट क्या हुआ? तमिल कम्युनिटी फेल्ट एक्सक्लूडेड। उन्होंने क्या बोला, यार जब तक ब्रिटेन थे तो हम सब एक साथ लड़े, बट आज जब हम आज़ाद हुए तो तुमने हमको अलग कर दिया। ये चीज़ पसंद नहीं आई, फिर भी तमिल लोगों ने सीधे फाइट नहीं की, क्योंकि सम टाइम तमिल हैव इंडियन ब्लड ऑल्सो। तो वो सत्य और अहिंसा, भगवान कृष्ण की जो पॉलिसीज़ हैं, जो भगवान राम का सीधापन है, वो इन लोगों में है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट जॉब्स हुई और यूनिवर्सिटी एडमिशन्स हुए, वहाँ पे क्या हुआ, जो सिंपली और सिंपली किसको प्रायोरिटी दी इन्होंने प्रायोरिटी दी सिंहाला पीपल्स को। जब इन्होंने सिंहाला पीपल्स को प्रायोरिटी दी तो इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली। वो प्रॉब्लम क्या थी कि तमिल लोगों के बीच का गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड डैट कि अगर ये वहाँ पे भी रुक जाते और एक्ट को पास नहीं करते तो भी ये बहुत हद तक उस प्रॉब्लम को सोच सकते थे। देखो, वेन एवर यू आर रीडिंग अबाउट अ सोशल साइंस, यू नीड टू थिंक लाइक अ एडमिनिस्ट्रेटर। आप एक ऑब्जर्वर हो। अभी आप श्रीलंका की कंडीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या कर रहे हो? श्रीलंका को ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते तो एक तो ये सब्जेक्ट आपके लिए क्या हो जाएंगे? बोरिंग हो जाएंगे। दूसरा, आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा कि जब तक आप इस तरीके से नहीं पढ़ोगे आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो यू आर ऑब्जर्वर इन श्रीलंका और आपको इस चीज़ से सीखना है ताकि आप फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेटर बनो तो आप ऐसी फालतू की गलतियाँ ना करो। तो यहाँ पे ये 3 प्रॉब्लम बहुत दिक्कत आई और लास्ट में उन्होंने क्या किया? प्रमोट बुद्धिज़्म। इन्होंने क्या किया? बुद्धिज़्म को प्रमोट किया। ये आई कैन से द लास्ट नेल इन द कॉफिन। देखो, लैंग्वेज को फिर भी इंसान झेल जाता है, बट रिलीजियस इज द ओनली आइडेंटिटी विच कैन क्रिएट अ लॉट्स ऑफ थिंग्स। आज की डेट में एक ऐसी बहुत सी कंट्री हैं जहाँ पे रिलीजन बेस्ड टेररिज्म है। तो जैसे इन्होंने बोला कि बुद्धिज्म इज द ओनली रिलीजन विच सपोर्ट बाय द स्टेट, तो दिक्कत होगी। अब टैक्स तो बेचारा ये भी दे रहा है, टैक्स ये भी दे रहा है। अब तुम लोग सर इसका तो टैक्स कम है, नहीं बेटा, इक्वल यूनिट में तो वो उतना ही टैक्स दे रहा है ना, बट इसका रिलीजन पीछे छोड़ दिया, इसकी लैंग्वेज पीछे छोड़ दी, इनको सब चीज़ें अडॉप्ट कर ली। तो ये चीज़ें क्या थी? इनसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला था। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें सामने आई तो फिर जो आपके पीपल्स थे, जो तमिल पीपल्स थे, उनको तो गलत फील होने था। अब आए फीलिंग एलियनेशन। एलियनेशन का मतलब क्या होता है? थोड़ा कटा हुआ, कि यार अलग कर रहे हैं हमको, थोड़ा एलियनेट कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल समटाइम होता है ना कि पेरेंट्स कुछ करते हैं, तुमने किसी ने कुछ गलती कर दी तो उसको चाहिए चल हम दोनों बड़े भैया से प्यार करते हैं, तुझसे प्यार नहीं करते, तो वो फीलिंग एलियनेशन होता है, यार ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? तमिल फील्ड इग्नोर्ड पॉलिटिकली। उनको लगा कि जो राजनीति हो रही है, जो लेजिस्लेचर बनना है, जो गवर्नमेंट बननी है, उसमें तो हमको पूछा ही नहीं जा रहा। डिस्क्रिमिनेटेड सोशली। उनको क्या लगता था कि किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी यूनिवर्सिटीज़ में जो सिंपली और सिंपली प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी जा रही है? वो सिंहालाज को दी जा रही है। सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी बलूचिस्तान में। जो पाकिस्तान है वहाँ पे जो बलूचिस्तान प्रांत है उस एरिया में और पूरी पाकिस्तान में बलूच लोगों को सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। वाई? बिकॉज बलूच लोगों के पास में सबसे बड़ी तो लैंड है, सबसे ज़्यादा उनके पास में क्या है? रिसोर्सेज हैं। बट पाकिस्तानियों में कुछ है जहाँ से सब कुछ मिलता है वहीं पे उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो डिनाइड इक्वल राइट, उनको इक्वल राइट देने से भी मना करें। उनको क्या लगा कि ना तो हमारी लैंग्वेज के लिए कोई रेस्पेक्ट है, ना ही हमारे कोई
कल्चर के लिए रेस्पेक्ट। तो इसके क्या हुआ, फीलिंग ऑफ एलिनेशन आया। बेसिकली तमिल को फिर भी उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट हमारी है, वी शुड गिव सम डिमांड। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज द तमिल लैंग्वेज। उन्होंने ये नहीं बोला कि सिंहाला इसको आप डिसमेंटल कर दो, उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, आप ना तमिल लैंग्वेज को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज मान लो, है ना। उन्होंने बोला इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। उन्होंने ये नहीं बोला कि सिंहालाज पीपल हैं उनके इक्वल राइट्स को मत दो, उन्होंने बोला कि भैया हमको भी क्या दो, आप इक्वल राइट दो। उन्होंने बोला रीजनल ऑटोनॉमी। अब रीजनल ऑटोनॉमी समझने के लिए आपको फिर से श्रीलंका का मैप एक बार देखना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जिस एरिया में हम मेजॉरिटी में हैं वहाँ पे एक आप स्टेट बना दो, उस स्टेट को कुछ ऐसी पावर दे दो जो स्टेट के कंट्रोल में रहे। उनका एक सिंपल सा तरीका क्या है, जैसे आप पंजाब में जाओ तो पंजाब में आपको एक स्टेट देखने को मिलेगा जहाँ पे हमारे पंजाबी भाई रहते हैं, सिख लोग रहते हैं, सिख भाई रहते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे राइट उनके हाथ में है। वो एजुकेशन तो वो कॉन्क्रेंट सब्जेक्ट है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पुलिस हो गया, अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। उसी तरीके से तमिलनाडु में जो हमारे तमिल भाई हैं वो भी चीज़ों को अपने हिसाब से डील कर सकते हैं, उनके पास में बहुत सारे राइट हैं, है ना। पर इनकी जितनी भी डिमांड थी उन सारी डिमांड्स को गवर्नमेंट ने बोल दिया ना, बिल्कुल नहीं होगा। अब जब आप बताइए कोई चीज़ मांगने से ना मिले तो क्या करनी चाहिए, छीन लेना चाहिए। उन्होंने छीन ली। 1980 डिमांडेड फॉर द तमिल ईलम सेपरेट स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ग्रुप। यहाँ पे एक पूरा का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन होगा। किस तरीके से ऑपरेशन होगा, एक बेस बनाया जाएगा, लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, हथियार दिए जाएंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी जाएगी। जब रीजनल ऑटोनॉमी आपने दे दी तो एक छोटा स्टेट आपके साथ में मर्ज कर जाएगा, जैसे यूएसए। अगर आपने रीजनल ऑटोनॉमी नहीं दी तो वो छोटा स्टेट आपसे हट जाएगा। तो ये जितना भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर चला है, उन्होंने बोला कि भाई तुम जाओ बाहर में, हम यहाँ पे बनाएंगे अपना एक अलग राज्य, दैट्स कॉल्ड तमिल ईलम। ईलम का मतलब होता है स्टेट। बहुत एक अच्छी वेब सीरीज इस पे है, वी कैन से द फैमिली मैन 2। मैंने अभी तक देखी नहीं क्योंकि वो वेब सीरीज मुझे समझ में नहीं आती। पहला पार्ट जब मैंने देखा था उसमें वो दिल्ली में ना गैस ब्लास्ट करा देते हैं। पता नहीं यार कैसी मूवी बना रहे हो, इंडिया में रह के इंडिया की सरजमी पे आप गैस प्लांट जा रहे हो। एक और मूवी थी, आई डोंट नो अबाउट, शायद वॉर फर्स्ट या वॉर 2 थी। वॉर 2 तो मैंने देखी नहीं। वहाँ पे एक एक्टर घुस के प्लेन में इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को मार रहा होता है। भाई तुम क्या क्या खा के मूवी बनाते हो। आई वॉन्ट टू से वन थिंग, धुरंधर इज़ द बेस्ट मूवी एवर आई सीन। 4 टाइम आई वॉच इन द हॉल। 4.5 आवर की मूवी है और पूरे टाइम आप अपनी सीट से ग्लूड होकर बैठे रहोगे। अगर कोई बोले ना धुरंधर फर्स्ट और 2 एक बार में देख लो, हाँ वी कैन वॉच दैट, बहुत शानदार मूवी है। तो जो तमिल कम्युनिटी है उसको क्या हुआ, एक्सक्लूडेड फील हुआ। उन्होंने बोला यार यहाँ तो मामला ख़राब चल रहा है, ठीक है। सॉरी मैं गलत स्लाइड पे आया हुआ हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, जब तमिल ईलम बन गया और मिलिटेंट ग्रुप बन गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता था वहाँ पर, तो फिर सिविल वॉर हो गई। बेसिकली राइज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट 1980 डिमांड फॉर द तमिल ईलम एंड फॉर्मेशन ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप। इसके बाद में जब आगे हम बढ़े तो सिविल वॉर हुई। सिविल वॉर की कुछ पिक मैंने लगाई हैं यहाँ पे, देखिए। वॉर होती है, सबसे ज़्यादा जो प्राइस पे करना पड़ता है वो फीमेल्स को और बच्चों को पे करना पड़ता है। इसीलिए इंडिया हमेशा वॉर को रोकता है। आज 1 महीने से ज़्यादा हो गया यूएस ईरान वॉर को। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था तो वेरी सून इंडियन अथॉरिटी स्टॉप द वॉर। जैसे ही पाकिस्तान ने बोला कि भाई हो गई हमारी लाल, उन्होंने ठीक है बंद कर दो। दैट्स कॉल्ड द डिप्लोमेसी, पीक ऑफ डिप्लोमेसी। मैंने आपसे हमेशा बोला है कि जब भी आप रीड कर रहे हो तो रीड किस तरीके से करना है, आपको रीड एज अ डिप्लोमेट रीड करना है। जैसे आप तमिलनाडु को एज अ केस स्टडी देख रहे हो और फ्यूचर में आप इसको कहीं पे यूज करोगे कि कहीं पे अगर डाइवर्सिटी तो आप सबको राइट देने का ट्राई करोगे, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट टर्न्ड इनटू द सिविल वॉर, थाउजेंड्स ऑफ किल, मैनी बिकम रेफ्यूजी। What is a refugee? Refugee is the displaced person within a country or out of the country due to war, climate crisis and some kind of a natural disaster। यानी एक ऐसे पर्सन जो देश के अंदर या देश के बाहर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लड़ाई की वजह से, क्लाइमेटिक क्राइसिस की वजह से या क्लाइमेट चेंज की वजह से। इकॉनमी को लॉस हुआ, सोसाइटी को लॉस हुआ, कल्चर को लॉस हुआ। क्या सुंदर कल्चर है। अप्रैल में गुड फ्राइडे की छुट्टी हुई, उससे महावीर जयंती की छुट्टी हुई। गुड फ्राइडे फॉर क्रिश्चियंस, महावीर जयंती इज़ फॉर हमारे जैन भाई लोग। तो ये है कल्चर। हम ईद भी देखते हैं, हम दिवाली भी देखते हैं, हम होली भी देखते हैं। जब लड़ाई हुई तो कम्युनिटी के बीच में डिससेटिस्फैक्शन आ गया,
डिस्ट्रस्ट आ गया। देखो गवर्नमेंट ने तो डिसीजन लिए, क्या सारे सिंहाला लोग तमिल्स के खिलाफ थे? आंसर है नो। दैट्स वाई यहाँ पे एक डिससेटिस्फैक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे कल्चर, इकोनॉमी सबका लॉस हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, आई थिंक 1 सेकंड में ये देखता हूँ। हाँ बस 200 स्लाइड और पढ़ेंगे, उसके बाद में मेरे चैनल को हम यहीं पे अपने लेक्चर को यहीं पे ब्रेक करेंगे, क्योंकि 35 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। सिविल वॉर एंडेड इन 2009, वॉज डैमेज ह्यूज एंड लॉन्ग लास्टिंग। 2009 में एंड हुआ। उसके बाद में क्या हुआ? इग्नोर। अब मेजोरिटेरिज्म क्यों डेंजरस है? अगर आप माइनॉरिटी को इग्नोर करोगे तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है? और कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो पावर शेयरिंग इज नेसेसरी। कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए आपको पावर शेयरिंग करना पड़ेगा। इक्वलिटी इंश्योर पीस, ये चीज़ मैंने अपनी साइड से भी डाली है इस स्लाइड में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि क्या हो सकता है। यही हो सकता है कि आप पावर शेयरिंग करें और माइनॉरिटी को इग्नोर ना करें। जैसे इंडिया है, इंडिया में माइनॉरिटी को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समटाइम तो मेजॉरिटीज़ को भी साइड में रख दिया जाता है कि ना भैया पहले माइनॉरिटीज़ को खुश करेंगे। तो उस तरीके का सिस्टम होना चाहिए। तो टेस्ट और नॉलेज लास्ट एंड फाइनल इसमें MCQ है आज के लेक्चर में। व्हाट कॉज्ड कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका? क्या पावर शेयरिंग, इक्वलिटी, मेजोरिटेरिज्म या डेमोक्रेसी? देखो इन क्वेश्चंस में तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? पावर शेयरिंग, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी तो तीनों एक जैसे लग रहे हैं, तो आंसर है ये वाला। पावर शेयरिंग बेल्जियम में हुआ था, अगर श्रीलंका में होता तो दिक्कत ही नहीं होती। जब पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो इक्वलिटी कैसे होगी? भाई गवर्नमेंट ने क्या बोलता? सिंहालाज अप सुपीरियर देन तमिल्स ना। तो ये आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एंड फ्रॉम द 5th of March मैं रिवीजन सीरीज शुरू करूँगा फॉर PT एग्ज़ाम। और अगर आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर देखना है जो मैंने कवर कर लिया है, तो उसका जो भी वीडियो है मैं ऊपर पेन उसमें डाल दूंगा लेक्चर में। तो कल से हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन इन बेल्जियम। और आई विल ट्राई कि मैं कल इस चैप्टर को एंड कर दूँ। बट बेटा देखो प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। मेरा सिलेबस सबसे लेट ख़त्म होता है। वाई? बिकॉज नॉलेज देना है बच्चों को, सिलेबस ख़त्म नहीं कराना है। पर बेटा एक चीज़ आपके ऊपर भी आता है, आपको ना 80-20 रूल यूज करना है। क्या यूज करना है? 80-20 रूल। आप 20% तो स्टडी करो, 80% आपको क्या करना है? प्रिपरेशन करनी है। 80-20 रूल क्या कहता है कि सिंपली और सिंपली आपको 20% तो करनी है पढ़ाई, 80% करना है रिवीजन। एक टॉपिक को रीड करो, फिर उसको बार बार रिवाइज करो। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए तो 80-20 रूल का फॉलो करो। एक टॉपिक को पढ़ो, उसको 3 से 4 बार रिवाइज करो, फिर उसके MCQs निकालो, फिर उसकी टेस्ट सीरीज दो। दैट्स कॉल्ड द 80-20 रूल। इसको आप में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। बच्चे क्या करेंगे? NCERT पकड़ लिया, साइड बुक पकड़ ली, फिर किसी भैया की किताब भी खरीद ली। नहीं, एक टॉपिक, एक सोर्स, मल्टीपल रिवीजन। दैट्स कॉल्ड द 80-20 रूल। दिस इज क्वाइट इफेक्टिव। इसमें आपके मार्क्स इतनी ईजिली गेन होंगे जिनको आप सोच भी नहीं सकते। तो आज के लिए इतना बहुत है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं, राम राम।